बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले डॉक्टर विवेक पंडित जी ट्रेनर के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता और बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्होंने ऑथर, कोच और प्रोफेसर के अलग अलग रोल्स में भी अपनी खास पहचान स्थापित की है। डॉक्टर विवेक पंडित जी बिजनेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग, लीडरशिप प्रोग्राम्स, इमेज एनहांसमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग टॉपिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। मैनेजमेंट में डॉक्टरेट अर्जित कर चुके डॉक्टर विवेक पंडित जी प्रोफेसर के तौर पर जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, IIPM, महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म आदि संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स, IRITM, यूपी पुलिस आदि बेनिफिशियरीज के लिए भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट और ब्लॉगर का कार्य भी कर रहे डॉक्टर विवेक पंडित जी लगभग 20 से ज़्यादा किताबों के लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ट्रेनिंग और कोचिंग प्रदान कर रही ऑर्गेनाइजेशन कलाइडो सिनर्जी के फाउंडर डॉक्टर विवेक पंडित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप सबको होली की ढेर सारी बधाइयाँ। आप सब खुश रहें, जोश पे रहें और आप नए आयाम और नई तरक्की पाएँ अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में। ऐसी कामना करके आज हम शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके आए हैं और वो है बिज़नेस फेलियर और उसकी रिकवरी का, यानी व्यवसाय का विफल होना, ऐसा क्यों होता है और उसकी पुनः प्राप्ति। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि व्यवसाय एक प्रॉफिट का खेल है जो कि हम हमेशा बनाना चाहते हैं, तरक्की का खेल है। पर साथ-साथ ये भी अहम है हमें जानना कि अगर कुछ परिस्थितियाँ बिगड़ें तो हम क्या करें और कैसे उसका सामना करें, कैसे उसके बारे में तैयार रहें। इसलिए आज ये जो प्रेज़ेंटेशन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चंद मिनट, करीबन 1 घंटा हमारे साथ बने रहिए और आज हम लोग इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक बिज़नेस या कोई व्यवसाय क्यों करता है? तो एक नीड तो है ही, बेहतर करने की जीवन में एक प्रोफ़ेशन की तरह हम लेते हैं, कुछ जोश में भी करते हैं, पैशन के साथ करते हैं। तो वो इसमें कई रूप होते हैं ताकि हम एक व्यवसाय को तरक्की की तरफ ले जाएँ। लेकिन साथ-साथ दोस्तों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं कि बिज़नेस या आपका जो व्यवसाय है वो विफल हो सकता है या उसकी तरफ अग्रसर हो सकता है। तो हम ये समझेंगे ऐसा क्यों होता है, किन-किन परिस्थितियों में आपको सतर्क रहना है या अवेयर रहना है, जिनसे बचते हुए अगर हम चलते हैं तो हम कैसे अपने रिस्क को और भी कम कर सकते हैं और कोई भारी नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। तो हम लोग सब चाहते हैं कि व्यवसाय हमारा सक्सीड करे, सफल बने, लेकिन साथ-साथ हमें ये भी तरकीब ये भी जानना ज़रूरी है, ऐसा अवेयर होना ज़रूरी है कि कुछ स्थितियाँ अगर ऐसी बने तो हम उसके लिए तैयार रहें और उसके लिए एग्ज़ैक्टली हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि ऐसी किन वजहों से हमारे बिज़नेस या व्यवसाय में कमी आ सकती है। दोस्तों, अगर आप देखिए कि मेरे पीछे जो स्लाइड है वो सीधे बता रही है कि फेलियर किन-किन वजह से हो सकता है और पहला ही बोल रहा है फेलियर टू डिलीवर रियल वैल्यू, यानी कि सिंपल शब्दों में जो हमने वायदे किए हैं अगर वो हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेट फेलियर सामने दिखता है, क्योंकि उस केस में आपको कस्टमर, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो किसी न किसी वजह से आपको नकारते हैं। तो रियल वैल्यू डिलीवर करना जो हमने प्रॉमिस किया था अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से, अपनी क्वालिटी से या अपने प्राइस से या आफ्टर सेल सर्विस से, अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जो रियल वैल्यू जो हम ट्रांसफ़र करने की हमने प्रॉमिस किया था, वो जहाँ नहीं प्रॉमिस कर पाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों बन जाता है ऑफ योर बिज़नेस नॉट सक्सीडिंग। तो हमें ये प्रयत्न करना है
हमेशा निरंतर कि जो हम वायदे कर रहे हैं, जिस लिए हमने ये व्यवसाय चुना है और जिस पर्पस से ये हम व्यवसाय कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से फुलफ़िल करना अपने कस्टमर्स के लिए या विभिन्न और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको वो पूरा करना बहुत आवश्यक है, वरना वो एक वजह बन जाती है आपके विफलता की। उसके बाद दोस्तों ये मुश्किल नहीं है जानना कि फाइनेंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर बिज़नेस के लिए। तो उसकी अगर इनएडिक्वेट मैनेजमेंट है, अगर हमने ठीक से अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं किया है, चाहे वो बोरोविंग में या इंटरेस्ट पेमेंट में या प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट में, या हमने उधार इतने ज़्यादा दे दिए हैं कि हमें रिकवरी नहीं हो रही है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कई पहलू होते हैं और अगर उसमें कोई कमियां हो जाएंगी तो वो कारण बन जाते हैं आपके व्यवसाय के विफलता के। तो दोस्तों अभी दो हमने वजहें देखी हैं जिनके कारण हमारा व्यवसाय विफलता की तरफ जा सकता है और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आइए और देखते हैं वो कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से आपकी व्यवसाय को परेशानियां हो सकती हैं। तो आजकल दोस्तों ये समय है एक सोशल मीडिया का, और वो बहुत ही एक आसान तरीका है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका है अपने कस्टमर्स तक पहुंचने का और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट है आपके बिज़नेस में, उनको इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करना। तो एक आज एक ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक पब्लिक फेस आपका, एक कमर्शियल फेस आपका होना ज़रूरी है। वो सोशल मीडिया या मीडिया प्रेजेंस आप कह सकते हैं आपका होना ज़रूरी है। तो वो एक आपका चेहरा, एक पहचान, एक इन्फॉर्मेशन का ज़रिया, एक आपके कस्टमर की रीच बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं और ऐसी कोई रीच हम नहीं क्रिएट करते हैं अपने लिए, वो एक स्ट्रॉन्ग वजह बन जाती है आपके फेलियर की, आपकी विफलता की। तो इसमें हमें पूरी कोशिश करनी है कि जैसे हम समझ रहे हैं दोस्तों कि कौन सी वजहें हैं फेलियर की, तो वही एक तरीके से सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर रही हैं और आपको अलर्ट कर रही हैं कि इस एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। सो नो वेबसाइट एंड नो सोशल मीडिया प्रेजेंस इज़ डेफिनेटली क्रिएटिंग अ सुसाइड सिचुएशन फॉर योरसेल्फ। सुसाइड इसलिए क्योंकि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा ना करके। दूसरा आइए देखते हैं पुअर लीडरशिप। ये हम लोग कई अपने प्रेजेंटेशन में बेच चुके हैं कि आपका एटीट्यूड, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपके जो स्किल्स हैं एज अ लीडर, क्योंकि आप अपने बिजनेस को लीड कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो उस बिजनेस को लेके जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कर रहे हैं, तो वो लीडरशिप और वो जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो आपको डिस्प्ले करने पड़ेंगे, या आपको यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल, या आपको ऐसी हायरिंग करनी पड़ेगी जो मैनेजमेंट आपके बिहाफ में आपके बिजनेस को ठीक से कंट्रोल करे, ठीक से मैनेज करे। इसका बहुत ध्यान देना ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और मैनेजमेंट सिर्फ लीडरशिप ही नहीं प्रोवाइड करता है, जो पूरी टीम है वो भी प्रोवाइड करती है, पर जो जो एक एक जो पावर हाउस है, एक जो लाइट हाउस का काम है, वो तो लीडर कर रहा है। तो इसकी पर्याप्त क्वालिटी लीडरशिप स्किल्स जितनी रहेंगी और जितना बेहतर हम अपना मैनेजमेंट स्किल्स भी डिस्प्ले करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे अपनी टीम में, उतना ही बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। तो ये दो और स्ट्रॉन्ग वजहें दोस्तों आती हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, और ये एक वजह बनती हैं फॉर मैनी बिजनेसेस विच डू नॉट डू वेल। राइट दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। और अभी भी और भी कमियां दर्शा रही हैं जो आपको क्लियरली बताएंगी कि किन वजहों से और हमारे बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं। और ये पांचवी वजह आपके सामने आ रही है, ओवर एक्सपेंशन। सो यू हैव मोर ऑन योर प्लेट देन यू कैन पॉसिबली ईट। तो दोस्तों हम लोग भी जब शादी या किसी फंक्शन में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट में रख लो। तो दोस्तों वो तो ठीक है कि आप अपना ट्रिप बचा रहे हैं बुफे टेबल तक जाने की, लेकिन उस चक्कर में आपने ज़्यादा खाना परोस लिया है अपने लिए।
तो वही यहाँ पे ये एग्जाम्पल बता रहा है कि जितना आप मैनेज नहीं कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपने काम अपना फैला लिया है. So you have bitten more than you can possibly chew, right? So over expansion. So ये आपका कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टाइम का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा लग रही है, पर आपको रिटर्न उतने नहीं मिल रहे हैं और बल्कि आपका जो मेन बिजनेस है उस पे आपको सफ़र कर रहा है. तो ये ओवर एक्सपेंशन भी एक आपकी स्ट्रॉन्ग वजह बन जाती है फॉर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस विच टेंड टू मूव टुवर्ड्स अ फेलियर. लैक ऑफ नो हाउ ऑफ मार्केट हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि एग्जैक्टली में कस्टमर्स की नीड क्या है, आगे कोई बदलाव होने जा रहे हैं या कोई गवर्नमेंट चेंज होने जा रही है या इकोनॉमिक कंडीशंस बदल रही हैं. तो हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेटेड रहते हुए वो फ्लेक्सिबिलिटी भी बनानी है, वो डायनेमिज्म भी रखना है ताकि हम समय के हिसाब से, नीड के हिसाब से चेंज कर सकें अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को, अपने एटीट्यूड को, सो दैट कॉन्स्टेंटली हम अपना वो साइड दें, वो ऐसा प्रोडक्ट दें, ऐसी सर्विसेज दें जैसी मार्केट डिमांड कर रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट फ्लेक्सिबिलिटी. दोस्तों, ये ऐसा ना करने में एक और वजह आपके सामने आती है जो कि आपकी विफलता का कारण बनती है. दोस्तों, अभी भी ये सिलसिला जारी है और एक और स्ट्रॉन्ग वजह जब आती है जो कि हमने बार बार अपने प्रेजेंटेशंस में रिपीट की है कि प्लानिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट. द मोमेंट यू आर नॉट प्लानिंग, you are definitely planning to succeed. So lack of planning and execution is so very important for any work that you have taken up. जहाँ पे आप प्लान नहीं करते हैं, आप उसकी पूरा इग्नोर कर रहे हैं, उसकी जो प्लानिंग की जो वैल्यूज़ हैं, जो एडवांटेजेस हैं, आपको वो नहीं मिलती हैं और ना ही आप अपने लिए कुछ नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ना माइलस्टोन सेट कर रहे हैं. तो वो जो कि एक पूरी आपकी जो जर्नी है उसको चार्ट करने में, उसको बेहतर बनाने में आपको जो मदद मिलती है, वो आपके पास डेफिनेट प्लान, एक डेफिनेट पाथवे वो नहीं मिलता है. सो ऐसे में आप अंधकार में जाते हैं और हिट एंड मिस वाला केस हो जाता है. अगर चल गया तो चल गया. तो ऐसी स्थिति ना आए तो प्लानिंग और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन इज़ सो वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड दोज ऑर्गेनाइजेशन जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं वो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने ही फेलियर का. सो देखिए और क्या कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि एक बिज़नेस के फेलियर में सामने लाते हैं. पुअर गवर्नेंस, पार्टनरशिप इश्यूज़, जो लोग जिनके स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने ओनरशिप है जिनकी बिज़नेस की, उनमें तालमेल अगर प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कंट्रोल प्रॉपर नहीं है. सो अगेन वो दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर द कंपनीज फेलियर टू क्रिएट द प्रॉपर बिजनेस सिस्टम. सो एक पूरा जो प्रोसेसेस होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, वो प्रॉपर जो हमने बिज़नेस का जो मॉडल तैयार किया है वो अगर परफेक्ट नहीं रहेगा, सिंक्रोनाइज्ड नहीं रहेगा और सारे एम्प्लॉयज़ और आपके सारे स्टाफ उसके सिस्टम के बारे में अवेयर नहीं रहेंगे, तो दैट विल डेफिनेटली लीड टुवर्ड्स द फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. CRMs need to be implemented and customized. सो कस्टमर रिलेटेड जो मैनेजमेंट है वो इतना क्रूशल होता है और हमें अपने कस्टमर्स की नीड को, उनको सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव टू एंश्योर कि हमारा पूरा सिस्टम ऐसा वर्क करे ताकि हम बेस्ट ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड करें. बिकॉज कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर इज़ द रीज़न वाई द बिजनेस इज़ रनिंग. तो जो हमने पॉलिसीज़ अच्छी इनैक्ट की थी अपने बिज़नेस के लिए, जो बनाई थी, अगर वो हम ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया या हमने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो वो एक डेफिनेट हमने एक रेसिपी तैयार कर रहे हैं अपने ही फेलियर की. साथ में दोस्तों वो रेगुलर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ फाइनेंशियल ऑडिट भी करना. इंटरनल ऑडिट तो कंपनीज करती हैं, एक्सटर्नल ऑडिट भी मैंडेटरी भी है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान देना कि हम ऐसा क्वालिटी ऑडिट करें ताकि हम रेगुलरली कोई जो डिस्क्रिपेंसी हो रही है, कुछ कमी रह जा रही है, वी आर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ इट. ऐसा ना करने पे अगेन businesses begin to slip, organizations begin to falter.
लेट अस नॉट गेट इनटू दैट सिचुएशन जहाँ पे एक हम बिजनेस फेलियर की हम बात करें। सो दोस्तों, ये तो बातें थी कुछ जिनकी वजह से हम कॉन्स्टेंटली ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहाँ की हमें फेलियर का सामना पड़ सकता है। आइए अब देखते हैं कि अब हम ऐसी स्थिति में अगर आ जाते हैं तब हमें क्या करना है। सो हाउ टू रिकवर, पुनः प्राप्ति कैसे करें। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल बात है, जो फर्स्ट स्टेप है, फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। पता लगाया जाए कि कहाँ पे कमी रह गई, क्या कमी थी, कहाँ गड़बड़ी हुई। तो ये एक लाजमी बात है कि जब भी कोई हम मुसीबत में होते हैं हम ये ज़रूर देखते हैं कि कहाँ पे हमसे चूक हो गई, कहाँ पे भूल हो गई। तो सबसे पहला स्टेप सिंपल है कि लेट अस फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली द मिस्टेक हैपेंड, व्हाट इज स्टिल मिसिंग। तो उसी के साथ अगेन जब एटीट्यूड की हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि जहां हमें पता चला कि ये कमी रह गई है, ट्रीट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ये अच्छा हुआ हमें बात पता चल गई कि इस वजह से, या ये ना करके या ये करके, इसकी वजह से हमें ये नुकसान हो रहा है। तो क्यों ना वी ट्रीट इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम ऐसा अब नहीं करेंगे या ऐसा करेंगे। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम उसमें चेंजेस लाएंगे ताकि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो और बिजनेस जो फेलियर की तरफ जा रहा है वो रिकवरी करे। क्योंकि हमारा आइडिया यही है कि बिजनेस इज परपेचुअल, वो हमेशा के लिए है और हमें इंश्योर करना है कि वो आगे से आगे अच्छा ही बढ़े, अच्छा ही करे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह हमें लेनी है कि हमें अच्छा हुआ, इसका क्लियरली पता चल गया है कि व्हाट एग्जैक्टली हैज़ गॉन रॉन्ग एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक करेक्टिव मेजर। सो दोस्तों, अगला है एम्ब्रेस योर फेलियर। अक्सर ये होता है कि थोड़ा सा लड़खड़ाने में लोग एकदम गिव अप कर देते हैं या एकदम हताश हो जाते हैं। तो वही लोग आगे तक बढ़ते हैं जो रेजिलियंस शो करते हैं, जो रोबस्टनेस शो करते हैं, जो मजबूती से खड़े रहते हैं, बल्कि ये अब सोचते हैं कि अब मुझे इस समय क्या करना है, हाउ डू आई ट्रीट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ये हमें एक मौका मिल रहा है टू चेंज माई सेल्फ, टू चेंज द बिजनेस, टू चेंज द रॉन्ग पॉलिसीज दैट वी हैड अडॉप्टेड, या एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करने का हमें एक और मौका मिल जाता है। तो एम्ब्रेस योर फेलियर, उसकी पॉजिटिविटी देखिए फेलियर की। फेलियर के दबाव में, उसमें दबिए नहीं, हमें उससे बाहर निकलना है और स्ट्रांगली और पॉजिटिवली बाहर निकलना है दोस्तों। ये हमें ध्यान रखना है। स्टार्ट अगेन एज फ्रेश, फिर से कोशिश करिए और फिर से उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जाए ताकि हम एक नई शुरुआत करें दोस्तों। गलती हो गई है या कमी रह गई है या कुछ चीज़ हम नहीं कर पाए हैं या हमने ध्यान नहीं दिया है, let us make a fresh start. It is not the end of the day, right? We can still turn around and make a distance. कितने ऐसे केसेस हुए हैं जो कि जहाँ पे एकदम लगा कि ये अंत हो गया बिजनेस का, लेकिन वहाँ पे रिकवरी शुरू हो गई। तो वो ट्रीट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ये एक अच्छा समय मिल रहा है आपको करेक्टिव एक्शन लेने का दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अब और कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम रिकवरी कर सकते हैं अपने बिजनेस की। तो पोस्टमार्टम, तो ये शब्द आपका सुना हुआ है। पुलिस ये कार्यवाही करती है हमेशा जब भी हमें कुछ शक होता है कि ये मृत्यु हमें जानना है किस वजह से हुई है या कंफर्म करना है या कोर्ट ऑर्डर करते हैं तो पोस्टमार्टम करना। तो सिर्फ यही नहीं जानना कि क्या कमी हुई है, उसकी और तह तक जाना, टू फाइंड आउट व्हाट वर द टेक्निकल रीजंस बिहाइंड इट, ऐसा क्यों हुआ, पिन पॉइंट करना। तो ये इन डेप्थ स्टडी बन जाती है कि वो बिजनेस का एग्जैक्ट फेलियर क्या रहा है, उसको जानने की कोशिश करना। तो अगेन वजहें कुछ भी निकल सकती हैं। शॉर्टेज ऑफ कैश रह गया, या कोई आपका बड़ा क्लाइंट था वो पीछे हट गया, या आपने क्रेडिट पे जो इतना सामान दिया हुआ था उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, आपका डेट बढ़ गया। सो उस बर्डन से आपका बिजनेस बैठने लगा। तो कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन हमें क्लियर इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ एनालिसिस करना ज़रूरी है, उसकी पोस्टमार्टम करनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो अभी हम लोगों ने देखा है कि कौन सी परेशानियाँ
एक बिज़नेस को नीचे लाती हैं और कैसे हमें उससे रिकवर करना है। तो उस पूरे प्रेज़ेंटेशन में क्या टेक अवे निकल के आ रहा है कि हर एंटरप्रेन्योर चाहता है, हर बिज़नेसमैन चाहता है कि वो सक्सीड करे। लेकिन कुछ वजहें होती हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक उससे कम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही बारीक होता है। तो उन बातों को समझना कि कैसे हमारा एटीट्यूड, कैसे हमारा लीडरशिप स्किल्स, कैसे हमारे मैनेजमेंट स्किल्स, कैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कैसे स्ट्रेटेजिक डिसीशंस, कैसे गुड एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें मिला के अपने कस्टमर्स को ख्याल रखना, बिज़नेस में रेगुलरली अपडेट करना, मार्केट का देखे रहना कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से एडजस्टमेंट लाना। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स मेकिंग योर बिज़नेस स्ट्रॉन्ग। इस समय हम अब बात करने जा रहे हैं बिज़नेस टर्नअराउंड्स की। तो अब तक हमने देखा दोस्तों कि कैसे एक बिज़नेस फेलियर की तरफ बढ़ सकता है और उससे कैसे रिकवरी हम लोग कर सकते हैं। आज हम या इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम जब एकदम फेलियर के कागार पे खड़े हैं तो कैसे घूम के उस जो अल्टीमेट या फाइनल जो डेथ लग रही है बिजनेस की, हम उससे भी कैसे बच सकते हैं, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। और ये एस्पेक्ट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर चीज़ को समझना और उसके बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन रखना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फॉर एनी एंटरप्रेन्योर, फॉर एनी बिजनेसमैन। सो बिजनेस turnarounds, that is what we are looking at in this presentation at the moment. तो बिजनेस टर्नअराउंड एग्जैक्टली क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया कि वो बिजनेस की ऑलमोस्ट डेथ हो रही है और हमें एक उसको ऐसे पेशेंट को रिवाइव करना है जिसके पास इस समय लाइफ के चांसेस कम हैं और उसको डेथ ज़्यादा देख रही है। तो ये टर्न अराउंड ऑफ बिजनेस कहा जाता है, जहाँ की ऑलमोस्ट उसके ब्रिंक के, जहाँ पे एकदम लास्ट सांसें वो गिन रहा है, लेकिन उससे भी हम बचाते हुए कैसे हम उसको कश्ती जो मुसीबत में फंसी हुई है, समुद्र में फंसी हुई है, तूफ़ान के बीच में है, हमें उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। आज का ये प्रेजेंटेशन इस पे फोकस करेगा और यही बिज़नेस टर्न अराउंड का जो बेसिक, जो मूल, जो उसका नेचर है, ये बताता है। तो एक डिस्ट्रेस्ड कंपनी, एक कंपनी जो कि मुसीबत में है, उसको उसके फाइनेंशियल पोजीशन से उस दिक्कत के दौर से उसको बाहर निकालना, इस पे इसी को कहते हैं बिजनेस टर्न अराउंड। और ताकि वो ज़्यादा हेल्दी हो जाए, फिर वापस वो प्रॉफिट की मार्ग पे आ जाए, यही हमें कोशिश करनी है और यही मतलब है बिजनेस टर्न अराउंड का। सो अब हम ये समझेंगे दोस्तों कि जो बिजनेस टर्न अराउंड के कुछ जो सिद्धांत होते हैं वो क्या हैं, किन बेसिस पे हमें बिजनेस टर्न अराउंड को ऑपरेट करना चाहिए या लेना चाहिए। तो सबसे दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर टू रिकग्नाइज द वार्निंग सिग्नल्स। तो हमेशा जैसे हमारी बॉडी, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करता है, कुछ ना कुछ वार्निंग सिग्नल देता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे में कुछ गड़बड़ है, अब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, या कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ है। तो वैसे ही एक बिज़नेस भी अपने साइंस देता है कि कुछ गड़बड़ है। तो उसके बारे में अलर्ट रहना और उसे रिकग्नाइज करना कि हाँ, इस बात पे ना अड़े रहना कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं है, ये एक अप्रोच गलत हो जाती है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम कोई भी कमी को रिकग्नाइज करें और उसको समझें, अवेयर हों और ये एक्सेप्ट करें कि यस, देयर इज समथिंग मिसिंग, समथिंग which is causing my business to move towards failure, राइट दोस्तों। तो ये पहला एस्पेक्ट बन जाता है, एक पहला सिद्धांत बन जाता है
ताकि हम बिजनेस टर्न अराउंड को मजबूती से सामना कर पाएं और उसको वाकई में करके दिखा दें। तो साथ साथ दोस्तों जो सेकंड सिद्धांत है वो भी इम्पॉर्टेंट है और वो कहता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव कंपनीज एग्जिस्टिंग मार्केट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। हर एक जना जो स्टेक होल्डर है, हर एक जना जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, आपकी टीम जो है वो कॉन्स्टेंटली जब प्रयास करती है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्थिति, हम मार्केट की जो नीड्स हैं उसके हिसाब से हम चलें, या अगर कोई कमी भी हो रही है तो हम अपने आप को अपडेटेड रखें, हम अपने आप को डायनेमिक बनाए रखें और उसी हिसाब से एडजस्ट करते जाएं। तो ये एक बहुत ही प्रिंसिपल्ड चीज़ है जो कि हर जने को ये मालूम होना चाहिए, ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका एटीट्यूड, उसका ऐसा बिहेवियर होना चाहिए ताकि वो इसी कोशिश में लगे कि कैसे हम अपने बिजनेस में ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने रोल से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ताकि हम उस दिशा की तरफ ना जाएं और अगर चले भी गए हैं तो वहाँ से टर्न अराउंड संभव हो। तो हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना है और ऐसे कदम से बचना है जो कि हमें फेलियर की तरफ ले जाएंगे। जब भी हम बिजनेस टर्न अराउंड की बात करते हैं तो वो एक डेस्परेट सिचुएशन होती है दोस्तों, क्योंकि पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है, वर्स्ट भी हो सकता है कि बिजनेस बंद हो सकता है, कोलैप्स कर सकता है। तो हमें थोड़ा अग्रेसिव एक्ट करना पड़ता है। अग्रेसिव का मतलब है कि आपने जो प्लान बनाया है उसको सुधारने का, वो हम पूरा फुल्ली और जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि वो डैमेज जो हुआ है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ और वो बिजनेस टर्न अराउंड को हम पूरा कर पाएँ। दैट इज़ व्हाट द नीड ऑफ द आवर बिकम्स। राइट दोस्तों, तो ये एक कुछ सैद्धांतिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं टू एंश्योर कि हमारा जो बिजनेस टर्न अराउंड है वो, उसकी जो मुहिम है वो एकदम पक्की दिशा में जाए। राइट दोस्तों, तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम अडॉप्ट करेंगे, अगर उनके बारे में अवेयर होंगे और उनको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम बिजनेस टर्न अराउंड को संभव बना सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि वो पहली स्ट्रैटेजी क्या है। पहली स्ट्रैटेजी एकदम सिंपली बात करती है दोस्तों एग्ज़िट की। एग्ज़िट मतलब बाहर निकल जाना। तो एक ऐसी स्थिति जहाँ पे हमें ज़बरदस्त नुकसान उससे हो रहा है किसी चीज़ से और हम देख रहे हैं कि बहुत ही क्रिटिकल है। तो एक बेस्ट तरीका होता है कि उस, जैसे एक बॉडी के किसी भी अंग को जब डॉक्टर देखते हैं कि ये अब काम का नहीं रह गया है तो उसे पूरी बॉडी को बचाने के लिए उस एक छोटे अंग को उसकी सैक्रिफाइस देनी पड़ती है। तो वैसे ही दोस्तों बिजनेस एग्ज़िट स्ट्रैटेजी जो होती है, जहाँ पे आपको ऐसा नुकसान हो रहा है जो कि रिकवर नहीं हो सकता है और जिसकी नुकसान की वजह से आपके पूरे बिज़नेस को अलग से दिक्कत आ रही है, उससे हट जाना ही बेहतर है। आपको एक सबसे बड़ा इसका उदाहरण हम देते हैं। अगर आप देखिए काफ़ी कंपनियां, खासकर मारुति ने, उनके जो पहले मॉडल थे, एक आध मॉडल जो मारुति 800 थी, उन्होंने समय आके उन्होंने देखा कि इसमें इतना रिटर्न अब नहीं मिल रहा है, इसकी डिमांड अब ऐसी नहीं रह गई है और अगर इसमें हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इसमें कोई लाभ नहीं आएगा। इसको उन्होंने हटाया और उस प्रोडक्ट से बाहर आ गए। तो उस इन्वेस्टमेंट में उतना समय लगाना या उतना कैपिटल लगाना पूरे बिजनेस के लिए ठीक नहीं था, तो उन्होंने वहाँ से एग्ज़िट पॉलिसी अपनी उस प्रोडक्ट से की। और बड़े केस में एक बिज़नेस होता है, चाहे वो फैमिली रन हो या ऐसे बिजनेसेस हों जहाँ पे कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में है, तो वो जब कंट्रोल भी जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यानी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एग्ज़िट कर गए हैं, क्योंकि वो अब आपके फेवर में नहीं जा रहा है या उस स्थिति को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस स्थिति में भी वो एग्ज़िट स्ट्रैटेजी मानी जाती है, जहाँ पे आपने एक बुरी कंडीशन को उससे बचने के लिए, कंपनी को बचाने के लिए आपने वहाँ से अलविदा लिया। ऐसे कदम उठाए जो कि बहुत ही ज़रूरी थे ताकि
उस स्थिति को और गंभीर होने से बचाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में आप एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ मर्जर भी हो सकता है, क्योंकि आपको और एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, आपको और इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि एक बड़ी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। या एक्सट्रीम केस जब होती है कि अब हम इसके आगे अगर हम ऑपरेट भी करते हैं तो हम नुकसान ही झेलेंगे, इससे अच्छा है इसको लिक्विडेशन दे दो, अब हम इस बिज़नेस को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ये एग्ज़िट स्ट्रैटेजी सिंपली कहती है कि एक सिचुएशन से हम पूरे बाहर निकल आते हैं ताकि उसमें और नुकसान हमें ना होए और हमारे जो नुकसान या फेलियर के चांसेस हैं वो मिटिगेट हो जाएं, कम हो जाएं या लिमिटेड हो जाएं, ताकि हम उस स्थिति से बाहर आ सकें। राइट दोस्तों, सो दैट इज़ व्हाट द एग्जिट स्ट्रैटेजी इज़। उसके बाद जो दूसरी जो है स्थिति जो रिकवरी की है, जो बिज़नेस टर्न अराउंड की है, वो होता है सक्सेशन बिज़नेस। सो हमेशा एक ओनरशिप जो होता है कंपनी का, एक बिज़नेस का, कुछ हाथों में होता है। तो वो जब हाथ वो नहीं संभाल पा रहे हैं सिचुएशन को, तो बात आती है सक्सेशन की कि वो उसको ट्रांसफ़र करना एक नई बॉडी को, एक नए इंडिविजुअल को या नए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, ताकि वो उस स्थिति को, उस क्रिटिकल स्थिति को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएँ। इसको कहते हैं सक्सेशन बिज़नेस, क्योंकि वो आपने ट्रांसफ़र कर दी अपनी अथॉरिटी, अपना जो कंट्रोल था वो आपने दूसरे के हाथ में सौंप दिया है। आप सोच सकते हैं कि ये थोड़ी-सी नेगेटिव आपको लग रही होंगी, ये हमने जो स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, पर दोस्तों ये एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं जहाँ पे समय कम होता है और आपको क्विक डिसीजन लेना है। और ऐसी स्थिति में उस सिचुएशन को जो इतनी क्रिटिकल है या गंभीर है, आपका बिज़नेस, आपका व्यवसाय उस स्थिति से नहीं निकल पा रहा है, तो बेस्ट होता है कि उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाएं और आपके कंट्रोल जो हैं या तो आप लिक्विडेट कर दें पूरे, या आप उसको ट्रांसफ़र कर दें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को या ग्रुप ऑफ पीपल को, ताकि वो सही तरीके से आगे मैनेज हो पाए और वो सिचुएशन बेहतर हो जाए। सो जब हम सक्सेशन की बात करते हैं और हम उस स्थिति की बात करते हैं जबकि आप क्रिटिकली उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रांसफ़र भी जब बिज़नेस का एक होता है, जब कंट्रोल भी जब ट्रांसफ़र होता है, तो वो कई तरीके से हो सकता है। जब वो सक्सेशन एक फैमिली मेंबर को जा रहा है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आगे स्थितियां ऐसी आ सकती हैं, ताकि ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कि एक सक्सेशन वॉर हो, या आपके फैमिली मेंबर्स आपस में उस बिज़नेस को देखने के बजाय उसके इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें कि किसको कितना हिस्सा मिलता है या मेरे पास हिस्सा रहे। आप पूरी इंश्योर करिए कि ऐसी सिचुएशन ना आए, तो उसके लिए अच्छे लॉयर, अच्छे बिज़नेस एडवाइज़र की राय से आप ऐसे ही पहले से ही पॉलिसी अपनी तैयार रखें, ताकि उस सिचुएशन में कैसे बिज़नेस को मैनेज करना है, एक क्लियर सक्सेशन की आपकी जब पॉलिसी रहती है, तो आपको बिज़नेस टर्न अराउंड करने में और बिज़नेस को मैनेज करने में और बिज़नेस को प्रॉफिटेबली मैनेज करने में आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है। अच्छी जो इनहेरिटेंस जो लॉज़ हैं, उसके तहत आप जब फ़ैसला लेते हैं और पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, तो वो क्रिटिकल समय में नुकसान ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहता है। दोस्तों, उसके साथ द रोल ऑफ़ द ओनर इन द ट्रांज़िशन स्टेज, जब वो स्थिति आती है जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओनरशिप एक हाथ से दूसरे हाथ पे, तो वो भी एक वल्नरेबल सिचुएशन होती है, वो एक कमज़ोर सिचुएशन होती है। और उस समय जो मैनेजमेंट है वो पक्का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो ट्रांज़िशन का जो फ़ेज़ है, वो एक संक्रमण का चरण जो है, वो आपको इंश्योर करना है कि उस समय भी जो मैनेजमेंट जो चल रहा है, जो कंपनी का जो कंट्रोल है, जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं, वो भी रोबस्ट रहें, वो भी मज़बूत रहें और वो कंपनी के इंटरेस्ट में आगे बढ़ें और उसमें कोई कोताही और कोई लैक ऑफ एप्लीकेशन ना रहे। साथ-साथ दोस्तों, हर फैमिली की एक डायनामिक्स होती है, एक सोच होती है जिसके तहत वो ऑपरेट करते हैं। कुछ
ऐसी फैमिलीज़ हो सकती हैं जिसके लोग आपस में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एज़ एन एंटरप्रेन्योर, एज़ अ लीडर, ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन-कौन लोग हैं आपके फैमिली के भी, जो कि आपके बिज़नेस को आगे प्रमोट कर सकते हैं, उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, या कौन ऐसे लोग हैं जो कि उसके विरुद्ध जा सकते हैं। अपनी फैमिली की डायनामिक्स को देखते हुए, अपनी फैमिली के ऑपरेशंस को देखते हुए आपको ये फ़ैसले लेने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि दोस्तों यही आपके बिज़नेस को एक सुदृढ़ता दे रहे हैं, एक कंट्रोल दे रहे हैं, एक बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, और जब हम ट्रांसफ़र टू फैमिली मेंबर की बात करते हैं, तो हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो इनकम फैक्टर है वो कितना आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा एक्सेसिव कंट्रोल या ज़्यादा एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से, या एक ही तरफ अगर आपने कंट्रोल दिया हुआ है, तो उसके जो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। शेयर होल्डर्स का भी रुझान किस तरफ है, कितनी होल्डिंग किसके पास है, तो वो ये सारे डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो कंपनी की जो लॉन्ग लाइफ है, जो हमने प्रॉमिस की हुई है, और उसको लॉन्ग लाइफ को मेंटेन करना, उसको इंश्योर करना कि उसमें कोई कमी ना रहे, हमें कॉन्स्टेंटली ऐसे ही फैसले लेने हैं। तो ये सक्सेशन और जो फैमिली मेंबरशिप में जब ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनाइजेशन या उसके कंट्रोल, तो इन एस्पेक्ट को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। आइए और देखते हैं करंट बिजनेस एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। तो वो जो संक्रमण का जो समय होता है वो क्रिटिकल होता है। उस समय क्या बिजनेस की एनवायरनमेंट है, क्या नीड है, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, वो भी पीरियड क्रिटिकल है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस क्रिटिकल पीरियड में कुछ और बड़ा नुकसान हो जाए। तो हमें कॉन्स्टेंटली ये कोशिश करनी है कि इवन जब ट्रांसफ़र भी हो रहा है, तो उस समय प्रॉपर कंट्रोल बिजनेस पे रहे और वो चलता रहे सुदृढ़ता से। आपके जो लॉयल एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी जितनी आप केयर करेंगे, उनको जितना आप प्रमोशन देंगे, उनकी जो अच्छी वैल्यूज़ को आप अप्रिशिएट करेंगे, उतनी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन पे जो ग्रिप है, को कंट्रोल है, वो बेहतर रहेगा। और वो लोग हैं जो आपको और आपके बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली एक नए मुकाम पे ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट, उनका ट्रीटमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर कि उनका इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाए, उनको उनका कॉम्पेंसेशन मिले। दे शुड फील एसोसिएटेड विद द कंपनी, दे शुड फील प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दे आर एसोसिएटेड विद द कंपनी। सो आपके लॉयल एम्प्लॉइज़ को आपको पिन पॉइंट रखना, नज़र में रखना, और उन पे वो कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ-साथ दोस्तों, हर स्टेप जो हम लेते हैं उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल कंप्लायंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको भी हमें इंश्योर करना है कि आपकी एडवाइस एकदम प्रॉपर हो। आपके लॉयर्स, आपके जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, एडवाइज़र्स हैं, दे प्रोवाइड यू विद जस्ट द राइट लीगल एडवाइस एंड काउंसलिंग टू एंश्योर कि आप उस दिक्कत के समय पे यू कम आउट एज अ विनर, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा कोई नुकसान ना हो जिससे कि रिकवरी ना हो पाए। राइट दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग स्लाइड आपके सामने आ रही है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि अपने बिजनेस का जो ओनरशिप जब ट्रांसफ़र करते हैं एक नॉन फैमिली मेंबर को, तब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे सिचुएशंस आ सकती हैं कि आपकी फैमिली में कोई है नहीं, या आप नहीं चाहते हैं किसी फैमिली मेंबर को हम अपने बिजनेस का, हम अपने व्यवसाय का कंट्रोल ट्रांसफ़र करें। तो उस केसेस में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ये स्लाइड इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। और उसमें सबसे पहले है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी सिचुएशन बन सकती है या बन गई है, या आगे आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो यू हैव टू एंश्योर कि आपका जो लॉयल और की एम्प्लॉई है, जो कि आपको लगता है कि आपके व्यवसाय को, आपके बिजनेस को अच्छा डायरेक्शन दे सकता है, अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है, तो उसको रिटेन करना, उसको रिटेन ही नहीं करना, उसको ऐसे तैयार करना
ताकि उस स्थिति में वो आपके बिजनेस को प्रॉपरली आगे ले जा सके। या इसमें दोस्तों हम उस लॉयल और की मेंबर को सारी ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसको कुछ कॉन्फिडेंस हम दे रहे हैं बाय वे ऑफ इक्विटी या कोई ऐसी ओनरशिप दे के आपने काफ़ी इक्विटी जो है अपने पास ही रखी है, ओनरशिप आपके ही पास है या ज़्यादा ओनरशिप आप ही के पास है, उसके स्टेक्स आपने बढ़ा दिए हैं, लेकिन साथ साथ लेकिन आपने अपना सक्सेसर तैयार कर दिया है ताकि वो आपका जो बिज़नेस जो ऑलमोस्ट ऐसी मुसीबत में आके खड़ा हो गया है, वो जना अब आपको या ग्रुप ऑफ पीपल विल टेक योर कंपनी आउट ऑफ द वुड्स, आपको परेशानी से बाहर निकालने में कारगर सिद्ध होएंगी क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी उसकी की हुई है। रिटेन कंट्रोल एंड हायर अ मैनेजर। तो दूसरा एक और तरीका है, जब आपके पास ऐसा कोई की एम्प्लॉय नहीं है या आप बाहर से फ्रेश टैलेंट या फ्रेश कॉन्फिडेंस वाला चेहरा और इंसान लाना चाह रहे हैं, तब आप बाहर से लेके आते हैं और उस समय उस स्थिति में आप पूरा कंट्रोल जो है अपने पास ही रखते हैं और उसकी हायरिंग आपने ऐसी की है कि वो नया प्रोफेशनल, नई फ्रेश ब्लड वाला जना वो आपके बिज़नेस को बेहतर तरीके से मैनेज करता है और आपको उस सिचुएशन से निकालता है। सो यू आर रिटेन्ड कंट्रोल, लेकिन आपने अपने जो मैनेजरियल स्टाफ है, जो मैनेजरियल कंट्रोल है, वो बाहर को आउटसोर्स किया है या वहाँ बाहर के लोग को आपने हायर किया है। तीसरा एक और तरीका है दोस्तों, जब ऐसी स्थिति है और ये एक्सट्रीम सिचुएशन है, जब आपको लग रहा है कि मेरे बाद इसका कुछ नहीं हो पाएगा या इस स्थिति में हम नहीं हैं कि हम इससे बाहर निकल पाएँ, तो आप कंसिडर करते हैं एक एक्सट्रीम एक्शन जो कि कहता है कि आप अपने पूरे बिज़नेस को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करते हुए आप ओनरशिप कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देते हैं, यू सेल द बिज़नेस। सो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पे आपको लग रहा है या अच्छे दाम आपको मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, इट इज़ बेस्ट दैट आई एग्ज़िट, आप ऐसा फ़ैसला भी उठा सकते हैं। तो ये अगेन वो नॉन फैमिली मेंबर को ही कंट्रोल, उसकी गवर्नेंस, उसका मैनेजमेंट कंट्रोल जाता है। दोस्तों इस स्लाइड जो आपके सामने दिख रही है, इसमें एक और तरीका है जिससे हम बिज़नेस टर्न अराउंड ला सकते हैं और वो है हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। सो इस हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या होती है, तो ये अगर देखिए तो वो एग्ज़िट स्ट्रैटेजी से काफ़ी थोड़ी मिलती हुई है, पर यहाँ पे हम जो एग्ज़िट करते हैं, हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हम जो प्रॉफिट्स हैं हमारे मैक्सिमम बने रहें और हम हार्वेस्ट की सिचुएशन तब लाते हैं जबकि एक की प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो तकरीबन पूरी हो गई है और उसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमें इतने रिटर्न नहीं मिल रहे हैं जितने कि पहले हमें मिल रहे थे, या उसमें इन्वेस्टमेंट अब बहुत चाहिए और उस प्रोपोर्शन में हमें अब उस पे रिटर्न नहीं मिल सकता है। तो ये अगर हम उस पे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, तो हम वी आर डेफिनेटली प्लानिंग टू फेल, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है और वो प्रोडक्ट ज़्यादा पैसे खा रहा है, टाइम एनर्जी उस पे ज़्यादा लग रही है, आपके रिसोर्सेज उसी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, तो यू आर डेफिनेटली क्रिएटिंग अ सीन वेयर बाय योर बिजनेस विल और दैट प्रोडक्ट विल बिकम अ स्ट्रेन ऑन द रिमेनिंग बिजनेस। तो इस हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में हम इंश्योर करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि अब इस प्रोडक्ट से अब हमें कुछ ज़्यादा लाभ मिलने के स्थिति में नहीं है, या इस सर्विस से हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलना नहीं है, अब मार्केट की रिक्वायरमेंट अलग है, दिस इज़ नॉट व्हाट द कस्टमर्स आर डिमांडिंग, और हम उससे बाहर आ जाते हैं। तो उसमें और इन्वेस्टमेंट करना हम बंद कर देते हैं और वो प्रोडक्ट को हम फेज़ आउट कर देते हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से हम बाहर आ जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इज़ ऑल अबाउट। हमने एक खेत में जितना हमें उसमें से जो उपजाऊ रिटर्न मिलने थे हमने ले लिए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उसको थोड़ी देर हम विश्राम दें, 6 महीने बाद हम फिर फसल नहीं लगाएंगे। यही हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी कहती है कि आपने जहाँ से एक को मैक्सिमम आपको प्रॉफिट्स लेने थे आपने ले लिए हैं, अब समय आ गया है उसको बाय बाय करने का, और तो वो जो लाइन ऑफ वर्क है, लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, वो आप ख़त्म करते हैं ताकि आपके रिसोर्सेज
ऑप्टिमली यूटिलाइज हों और बेहतर जगह इन्वेस्ट हों। दैट वाज द हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी दैट यू कैन अडैप्ट एंड अडॉप्ट इन ऑर्डर टू टर्न अराउंड योर बिजनेस। अगली स्लाइड बात करती है डायरेक्ट सेल की। ऐसी स्थिति, ऐसी मुश्किल स्थिति जहाँ पे अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, अब आप ओनरशिप भी ट्रांसफ़र करने की स्थिति में नहीं हैं। अगर कोई भी और कदम उठाते हैं ऐसा तो आपको और भारी लॉस हो सकता है। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। ये जब तक कि आपके पास ऐसी सिचुएशन ना बने ये एडवाइजेबल नहीं रहती है। पर ऐसी स्थिति अगर बन जाती है तो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा लेने में तत्पर रहते हैं, ख़रीदने में तैयार रहते हैं। तो आपकी जो जो यूनिट है, आपका जो बिज़नेस है, वो दूसरी पार्टी टेक ओवर कर लेती है और आपकी जितनी जो मुसीबतें हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं। डायरेक्ट सेल के बेसिस पे आप अपने को ईजाद अपने बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक दूसरे के हाथों में, दूसरे मज़बूत हाथों में, विद द होप कि अब ये आगे बेहतर करेगा और आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं। सो डायरेक्ट सेल ये कंप्लीट बिज़नेस की भी हो सकती है, कुछ उसके पार्ट की भी हो सकती है। अगेन डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे अगर आप देखें गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है कि वो कुछ हिस्से जो हैं एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के, उसको सब सेल करती हैं, तो वो डायरेक्ट सेल कर रही हैं। कुछ रिटेन किए जा सकते हैं, वो कंप्लीट भी सेल ऑफ किए जा सकते हैं। बट व्हाटएवर बी द केस, दिस कैन बिकम अ रीज़न फॉर यू, अ सॉल्यूशन फॉर यू टू एंश्योर देयर इज़ अ बिजनेस टर्न अराउंड। आइए अब देखते हैं कि एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या कहता है। तो एम्प्लॉई स्टॉक एक्शन प्लान सिंपल है। यहाँ पे हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे लॉयल एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि अच्छे से ट्रेंड हैं, सालों से आपको डिलीवर कर रहे हैं, हम उनको बेनिफिट, ऐसी उनकी बेनिफिट स्कीम बनाते हैं जहाँ पे हम कंपनी का स्टॉक्स उनको ऑफ़र करते हैं। ये हम कर रहे हैं किस लिए? ताकि ये अप्रिसिएशन दिखा रहे हैं उनकी लॉयल्टी का, उनके काम का, और साथ-साथ ये हम भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो और लॉयल बने, ऑयल और ज़िम्मेदार बने अपने काम के प्रति और कंपनी के प्रति। तो जहाँ ये ओनरशिप जब जाता है एम्प्लॉईज़ के पास, तो वो भी दे ऑल्सो ट्राई टू फील प्राउड ऑफ दिस फैक्ट। इसके काफ़ी बेनिफिट होते हैं। दे डिलीवर द बेस्ट, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, सो दे आर कॉन्स्टेंटली डिलीवरिंग एंड प्रोवाइडिंग दैट फॉर द कंपनी। सो ये एक तरीका है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का, क्योंकि ये इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयज़ को। दोस्तों एक और मैकेनिज़्म पे तैयार कर रहा है ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे बैक कर पा रहे हैं। वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, हम उसका प्रॉपर कॉम्पनसेशन दे पा रहे हैं, तो उनका एसोसिएशन दोस्तों और बढ़ता है। दे आर कॉन्स्टेंटली contributing more and contributing very positively towards the growth of the organization and the business. Finally, the company can reap the advantage of deducting the contribution or any dividends paid on the stock. Again, ये सारा जो process है employee stock option का, हम अपने जो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके बिज़नेस को, जो आपके करीब हैं, आपके लॉयल हैं, और उनको वो जहां हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वो ओनरशिप देते हैं, तो उसका अलग एक जेस्ट, एक ज़ील, एक स्पिरिट्स बनती हैं, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं आपके बिज़नेस के लिए, और वो टर्न अराउंड जो कि वैसे नहीं संभव था, ऐसे भी होने लगता है। दोस्तों एक और टर्न अराउंड का तरीका है जहाँ पे जो मैनेजमेंट की जो टीम है, वो उस डूबते हुए शिप को खरीद लेती है, और जो कि मैनेजमेंट उस स्थिति में थी बाय वे ऑफ देयर स्किल्स, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल लेके नहीं था, पर वो उसके बेसिस पे कंट्रोल लेते हैं। दे बाय द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउटसोर्स्ड फंड्स एंड दे चेंज द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। सो इस केस में भी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, बिज़नेस का टर्न अराउंड पॉसिबल है, और बेहतरीन हाथों में जाती है, क्योंकि वही मैनेजमेंट के जो ग्रुप है वो यहाँ पे
कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे उसको मैनेज कर रहा है और बेहतर मैनेज कर रहा है और स्थिति में है कि कंपनी को और बेहतर तरीके से आगे ले जा पाए। राइट दोस्तों, तो ये कुछ तरीके हैं, डेफिनेट तरीके हैं एक बिज़नेस के टर्न अराउंड के, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं और आपको उनके बारे में अवेयर होना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अब अपने आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं और हमने पूरा आज देखा है कि कैसे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम उससे बच सकते हैं। और तो आज का जो मेजर जो टेक अवे निकल के आ रहा है कि एक जो बिज़नेस टर्न अराउंड की जहाँ बात करते हैं, वो एक डेफ़िनेटली एक स्ट्रैटेजी है। पर ये एक स्ट्रैटेजी केवल एक चल जाएगी ऐसा भी संभव नहीं है। उसकी मिक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं या समय के हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं। तो हमें कॉन्स्टेंटली कोशिश करना है। अगेन द बेसिक आइडिया रिमेन्स कि हम अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना है और ऐसे फैक्टर्स, ऐसे सिचुएशन से बचना है जो कि हमें फेलियर की तरफ ले जा रहे हैं। और हम जब वो स्ट्रैटेजी या वो स्टेप जब लें तो हम इंश्योर करें, वो अग्रेसिवली फॉलो करें और साथ साथ पूरा इंश्योर करें कि वो बिज़नेस का टर्न अराउंड हो और जो आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बनी रहे और जो लॉस जो एक्सपेक्टेड था उसको कम्प्लीटली हम चेंज करके हम वापस प्रॉफिट की तरफ बढ़ें। सो पूरे कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें बिज़नेस को बाद में फिर से ट्रैक पे लाना है। उसके जो बेसिक एलिमेंट हैं सक्सेस के, उनको अपनाना है। जो कमियां हो गई हैं उन्हें समझना है और ऐसे कदम उठाने हैं ताकि वो कमियों को दूर कर सकें राइट डिसीजन से, स्ट्रेटेजिक डिसीजन से। उसमें भले हमें एग्ज़िट करना पड़े, डायरेक्ट सेल करनी पड़े, ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी पड़े अपनी फैमिली को या फैमिली के बाहर मैनेजमेंट को देना पड़े, व्हाटएवर बी द केस, द बड़ी पिक्चर, द बिग पिक्चर इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, सारे सर्कमस्टेंस एक नहीं होते हैं। हमने हो सकता है जनरल आपको बातें की हों। अगेन द आइडिया रिमेन्स कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये अवेयरनेस पहले से रखी जाए, क्योंकि आप व्यवसाय कर रहे हैं या करने चाह रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। तो उस केस में ऐसे सिचुएशन के समझना, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, बल्कि अच्छाई है। हमें ऐसी स्थितियों के बारे में भी पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और हमें कहीं न कहीं एक तरीके से उनके बारे में तैयार भी रहना चाहिए। तो हर स्थिति अलग होती है, स्थिति के हिसाब से हमें ऑपरेट करना है और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की तरह अपने गोल की तरफ जाना है, जो कि कॉन्स्टेंटली कहता है कि हमें एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप प्रोवाइड करनी है ताकि हमारा बिज़नेस हमेशा बेहतर से बेहतर बने। ये आपको और आगे मज़बूत तरीके से ले जाएगी। और लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के बाद हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। मैं फिर लौटूंगा और आपके सवालों को लूँगा। तो आपके पास कोई भी अगर संदेह अभी भी रह गए हैं, कोई सवाल आपको अभी भी पूछते हैं, तो आप उनको तैयार रखिए। मैं जल्द आपके समक्ष वापस होता हूँ। तब तक नमस्कार। क्या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? कैसे बिजनेस शुरू करें और किस तरह का बिजनेस शुरू करें, इसके बारे में भी जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसीलिए आज हम बिजनेस पाठशाला के माध्यम से आपको कुछ ऐसे सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जिन्हें शुरू करने के लिए कम पैसे और ज्यादा लगन की जरूरत होती है और जो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एंकर फास्टनर की। दोस्तों, एंकर हुक या फिर एंकर फास्टनर, अगर हम बात करें इसकी, तो इसे एक इक्विपमेंट या फिर एक उपकरण की तरह देखा जाता है जिसका इस्तेमाल वस्तु या सामान को टांगने या होल्ड करने के लिए किया जाता है। बिना एंकर के किसी भी ढांचे को सुरक्षित रूप से एक साथ आयोजित नहीं किया जा सकता। एंकर हुक की यदि हम बात करें तो इसका एक सिरा नुकीला होता है ताकि यह अन्य वस्तु या दीवार में आसानी से घुसाया जा सके और इसका दूसरा किनारा घुमावदार या फिर इंटेंडेड होता है ताकि इसे हुक की शेप मिल जाए।
और किसी वस्तु को इस पर आसानी से लटकाया जा सके या फिर इससे किसी अन्य वस्तु को आसानी से जोड़ा भी जा सकता है। इसीलिए एंकर फास्टनर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख उपकरण बन गया है। एंकर फास्टनर का इस्तेमाल हैंड टॉवल, कोट, डॉग लीड्स, मिरर, वॉल पीसेस, पिक्चर्स, हाउस होल्ड आइटम्स और लाइट वेट फिक्सचर्स को हैंग करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार इन हुक्स को लकड़ी या प्लास्टिक से बनाया जा सकता है। इनका टिकाऊपन बढ़ाने के लिए इन्हें जिंक और मेटल से कोट किया जाता है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और आप भी इसे शुरू करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं। और पूरे प्लान को सेटअप करने के लिए आपको 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें मशीन्स को रन करने के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिक्वायर्ड 25 किलोवाट होगी। वही मैन पावर के तौर पर आप 2 से 3 स्किल्ड वर्कर, 4 से 5 अनस्किल्ड वर्कर के साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और वहीं प्लान शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस बिजनेस को आप आसानी से 28 से 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें 15 से 16 लाख रुपए आपके सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स की कॉस्ट होगी। एंकर फास्टनर के बाद अब हम नजर डालते हैं फायर प्रूफ डोर्स के बिजनेस पर। दोस्तों, फायर प्रूफ डोर्स आग पर काबू पाने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माने जाते हैं। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सरकार द्वारा व्यावसायिक स्थानों पर इसका उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। फायर प्रूफ डोर्स की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे यह आगामी वर्षों के सबसे ट्रेंडिंग बिजनेसेस में से एक बन सकता है। फायर प्रूफ डोर्स को ग्लास सेक्शन इंक्लूडिंग विजन पैनल्स, जिप्सम, स्टील, टिम्बर, एल्यूमिनियम, GI के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। और अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको 1500 से 2000 डोर्स पर मंथ बनाने की कैपेसिटी के प्लांट को शुरू करने के लिए 8000 से 10000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें प्रोडक्शन एरिया 2500 से 3500 स्क्वायर फीट होगा। रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया 2500 स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड होगी। वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया 500 स्क्वायर फीट और फिनिश गुड्स एरिया 2500 से 3000 स्क्वायर फीट में हो सकता है। साथ ही पूरे प्लांट को मशीन्स के साथ रन करने के लिए आपको 55 से 60 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जरूरत होगी। और वहीं अगर मैन पावर की बात करें तो इस बिजनेस को इजीली रन करने के लिए आपको 25 से 28 वर्कर्स की जरूरत होगी, जिसमें 8 से 10 स्किल्ड लेबर्स, 10 से 15 अनस्किल्ड लेबर्स और 2 से 3 सुपरवाइजर के साथ साथ एक अकाउंटेंट भी शामिल है। और रही बात इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको 1.3 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और आप इस ट्रेंडिंग बिजनेस से 12 से 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं हमारे आज के तीसरे बिजनेस आइडिया, जो है क्रोम प्लेटिंग। दोस्तों, क्रोम प्लेटिंग न केवल धातु की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि उपकरणों को सुरक्षा की एक परत भी प्रदान करता है। धातु उत्पादों को जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया के साथ क्रोम प्लेटिंग की जाती है। क्रोम प्लेटिंग एक धातु कोटिंग तकनीक है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग और एरोस्पेस उद्योग में भी किया जाता है। क्रोमियम एक धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। इतने सारे उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली क्रोम प्लेटिंग की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर आप क्रोम प्लेटिंग बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 12 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड और 6 से 7 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसका एरिया 3000 से 3500 स्क्वायर फीट है, जिसमें लगभग 40 से 45 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की रिक्वायरमेंट होगी और 15 से 20 लोगों की एक बड़ी टीम रहेगी। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो आप स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को 8 से 12 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए लेवल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 40 से 50 लाख रुपए तक हो सकती है। और बात करें प्रॉफिट की, तो इस बिजनेस से आप आसानी से 25 से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, स्क्रू यानी पेच एक छोटी सी मशीन होती है जो कई पुर्जों को एक साथ जोड़ सकती है। यदि आप ऐसे व्यवसाय की तलाश में हैं जो सदाबहार है और उच्च लाभ देता है, तो स्क्रू निर्माण व्यवसाय शुरू करके आप ये काम कर सकते हैं। ये न केवल छोटे पुर्जों को जोड़ता है बल्कि बड़े बड़े उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनों को जोड़ने और उसे साथ मिलाने का काम भी करता है। इसे इस्तेमाल करना इतना आसान है कि कुछ टूल्स की मदद से कोई भी आसानी से अपने घरों में भी चीजों को इससे ठीक कर सकता है। और इसी कारण से
बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ी रहती है। अगर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी चीजों की बात करें तो आप स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। लेकिन अगर बात करें लार्ज स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 10,000 से 12,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें 6500 से 7,000 स्क्वायर फीट एरिया प्रोडक्शन एरिया होगा। रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी और वहीं फिनिश गुड्स एरिया आपका 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हो सकती है। वहीं अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो स्मॉल स्केल पर आप इस बिजनेस को 15 से 18 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड के साथ चला सकते हैं। अगर आप 1 टन पर डे कैपेसिटी के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 90 से 100 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी और पूरी फैक्ट्री को बिना किसी रुकावट के रन करने के लिए आपको 15 से 20 वर्कर्स की भी आवश्यकता होगी। और बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इस बिजनेस को आप 18 से 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो में दिखाए गए लेवल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 1.2 करोड़ रुपए से लेकर 1.3 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की तो इस बिजनेस से आप आसानी से 9 से 12% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे आपसे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ जूम सेशन पर और अपने सवाल आप सीधा एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं।